मेरा पहला प्रश्न आपसे ही रहेगा। जयवीर सिंह जी, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच टूरिज्म मिनिस्टर आप हैं उत्तर प्रदेश की, जब हम बात करते हैं, और लगातार टूरिज्म को बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देते हुए आ रहे हैं। देश के स्तर पर, माइक्रो लेवल पर भी दिया जा रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में बजट जब पेश हुआ तो खासा फोकस टूरिज्म पे रखा गया, और उसमें भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर फोकस रखा गया। ऐसे में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेक्टर में और कितने चैलेंजेस हैं आपके लिए जिम्मेदारी को निभाने के मद्देनजर जब हम देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा अनूठा प्रदेश है जिसमें पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना है। मैं समझता हूं कि राम, हमारे तमाम जितने भी भगवान के रूप में अवतार हुए, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी हों, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थली रही हो, या भगवान शिव की तीन लोक की शिव पर बसी हुई अलग से न्यारी नगरी काशी का बात करें, चाहे 88,000 ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि नैमिषारण्य की बात करें, चित्रकूट से लेकर के भगवान बुद्ध की स्थली से लेकर के तमाम धार्मिक तपोस्थलियाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके साथ साथ हमारी अनेकों, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से लें, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से लें, वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से ले लें, या अन्य तमाम सर्किट ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना को बल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य 17 से पहले था कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे प्रदेशों से भी हम पीछे थे। कुल हमारी 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में 2016 की बात करें, जब आदरणीय योगी जी की सरकार बनने से पहले, तो उस समय मात्र लगभग 16.5 करोड़ पर्यटकों की आवक हमारे प्रदेश में होती थी। जितनी हमारे प्रदेश की आबादी थी उतने भी पर्यटक आने का कम नहीं होता था। हमसे तो छोटे छोटे तमाम देश के अन्य प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने में बहुत आगे थे। लेकिन आज उसके कारण भी थे। सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी देश में कोई भी पर्यटक तब आता है जब 3 चीजें उसको सुगमता से उपलब्ध हों। नंबर 1, उस प्रदेश में कानून का राज हो, क्योंकि जब तक किसी भी पर्यटक को अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ उस प्रदेश में कितनी भी संभावना पर्यटक के महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन की हो, लेकिन पता लगा कि उसकी गाड़ी उठा लिया गया, पता लगा उसका अपहरण हो गया, पता लगा रास्ते में लूट हो गई, तो उस प्रदेश में कोई पर्यटक आना पसंद नहीं करेगा। नंबर 2, वहाँ के आवागमन के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी, चाहे वो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी के रूप में हो, ट्रेन कनेक्टिविटी के रूप में हो, एयर कनेक्टिविटी के रूप में हो, बेहतरीन कनेक्टिविटी भी अपेक्षित रहती है। और नंबर 3, उस डेस्टिनेशन पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहाँ यहाँ पर्यटक सुविधा, आसानी से सारी सुविधाओं की उपलब्धता। इन तीनों चीज़ों में बहुत दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश के पर्यटन के मामले में थी। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिनके सरकार में आने के बाद नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कानून का राज, उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून का राज कि जिसको लोग अन्य राज्य और अन्य देश अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आज लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, और हमारी रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन तीनों में मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व रूप से हम लोगों को काम करने के अवसर मिले। आज नोएडा से अगर चलेंगे, दिल्ली से चलेंगे, और बलिया तक पहुंचने में पहले दिनों का समय लगता था, अब घंटों में लगने लगा। एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया, हाईवे का प्रदेश बन गया। अब बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी होने से जो लगता था दिनों का समय वो घंटों में आ गया। एयर कनेक्टिविटी के मामले में हमने डोमेस्टिक नए एयरपोर्ट दिए,
इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नए शुरू हुए, उससे हम लोगों की बेहतरीन कनेक्टिविटी बढ़ी। और उसका परिणाम ये है कि जहां हम लोग 2016 में लगभग 16.5 करोड़ हमारे पर्यटक आमद थी, वो गत 2023 में उससे 3 गुना लगभग बढ़ गई। आज 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और देश में प्रथम पायदान पर पहुंचने में हम सफल हुए। और आज सौभाग्य उत्तर प्रदेश का कि अभी आने वाले समय में हमारा कुंभ आने वाला है। आज भगवान राम लला अपने घर में विराजमान हुए हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर्यटक श्रद्धालु के रूप में पहुंच रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है, वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि जिन राम लला के लिए जब राम लला का नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, तो जहां उत्तर प्रदेश में गोलियां मिलती थी, लेकिन आज के दौर में फूलों की बरसात हमारे राम भक्तों पर हो रही है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों के जीवन काल में वो शुभ अवसर आया है कि 500 वर्षों से लंबे अंतराल तक हमारी पीढ़ियों ने जिसके लिए संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया, तपस्या खाई और कार सेवक के रूप में गोलियां खाने का काम किया, लेकिन वो अपने जीवन जीते जी रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हम सब आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि रामलला के दर्शन से अयोध्या के पर्यटकों की आवक हो, काशी कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित होने के बाद अभूतपूर्व रूप से काशी का विकास हो। आज हम नैमिषारण्य, चित्रकूट धाम, मथुरा, वृंदावन से लेकर के अपना पूरा गौतम बुद्ध की बौद्ध सर्किट से लेकर सारे के सारे हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं, हमारे इको टूरिज्म के डेस्टिनेशन हैं, उनको पूरी तरह सुसज्जित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, बेहतरीन कनेक्टिविटी दे करके आज इस स्थिति में ला पाए हैं। और आने लगातार ये उपक्रम चल रहा है। और आज हम फक्र और गौरव से कह सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कि जब 2022 में हम लोगों को पर्यटन और संस्कृति मिला, उस समय हम लोगों का लक्ष्य था कि ODOP की तर्ज पर एक डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को हम लोग डेवलप करने का सपना साकार कर सके। 2022 में निश्चित रूप से हमने अपना टारगेट हासिल किया। और आज फक्र और गौरव के साथ कहते हैं कि 2024 में आते आते हम लोगों ने वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन डेस्टिनेशन यानी 403 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में एक एक धार्मिक डेस्टिनेशन को बेहतरीन डेवलप करके पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान बनाने का काम किया है, आकर्षण का केंद्र बना है। और सारे जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन पर एक एक उनके क्षेत्र में कम से कम एक एक, उससे ज्यादा भी है, लेकिन कम से कम एक डेस्टिनेशन हरेक माननीय अपने जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर स्वीकृत करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसको पर्यटन सुविधा दे करके व्यवस्थित करने में साकार सपना पूरा किए हैं। और जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूपी बनेगा। चाहे विदेश की धरती से आने वाला कोई पर्यटक हो या देश के किसी प्रांत का रहने वाला कोई पर्यटक हो, जब पर्यटन की दृष्टि से घूमने का मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। ठाकुर जयवीर सिंह जी, क्योंकि आपने एक सवाल में सभी सवालों के जवाब दे दिए जो हमें आपसे पूछे जाने वाले थे, लेकिन फिर भी इसमें से एक सवाल निकलता है। सवाल ये निकलता है, ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि हम पर्यटन की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। राम मंदिर उसकी एक शुरुआत कहें या बहुत और चीजें कर चुके हैं, लेकिन राम मंदिर का जो आयाम है वो बड़े आयाम है। विदेशों में भी राम मंदिर को लेकर लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ आना शुरू कर दिए। मेरा सवाल यह है कि अगर जयवीर सिंह से पूछा जाए कि मैं एक विदेशी हूं और मैं राम मंदिर के लिए अयोध्या आ रहा हूं, तो उन्हें और क्या क्या देखने को मिलेगा? मैं समझता हूं पहले तो अयोध्या पहुंचने के लिए केवल बाई रोड कनेक्टिविटी थी, वो भी बेहतर नहीं थी। पहले पहुंचने का रास्ता आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम, रोड कनेक्टिविटी और डबल ट्रैक ये व्यवस्थित हुआ है। और वहां आप ताज्जुब करेंगे कि अयोध्या में जिस तरीके से आकर्षण का केंद्र बना है,
देश और दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसका 5 स्टार होटल का प्रस्ताव आज हमारे सामने न हो। आने वाले दिनों में हर ब्रांड का एक 5 स्टार होटल अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है। दुनिया में दर्जनों देशों के द्वारा प्रस्ताव हुए हैं कि उनके लिए जमीन आरक्षित करके वो अपने देश का एक स्थान वहां डेवलप करके बनाना चाहते हैं, वहां मिलेंगे। देश भर के विभिन्न राज्य जमीन मांग रहे हैं, उनके भी एक बेहतरीन बिल्डिंग, बेहतरीन एक आगंतुक कक्ष और आगंतुक स्थल वहां उनको आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर के उद्योग स्थापित करने वाली तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जमीन का आवंटन चाह रही हैं, जो हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। इसके लिए जमीन एक्वायर और जमीन अधिग्रहण और जमीन परचेज की कार्रवाई चल रही है। और प्रयास ये है कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जनपदों में एक सुनियोजित तरीके से विकास हो सके। इसके लिए न सिर्फ प्राधिकरण बल्कि हम लोगों ने हमारी 30 अयोध्या 30 विकास पद्धति को बना करके अभी एक इसका गठन किया है। और प्रयास है कि सभी आसपास के जिलों सहित एक बेहतरीन प्लान्ड वे में सुनियोजित विकास के लिए हम योजना बना रहे हैं। और आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि अयोध्या भव्य दिव्य अलौकिक नगरी, एक ऐसी अलौकिक नगरी जो शायद जिसकी परिकल्पना लोगों ने कभी सत्युग में की होगी, उसका निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे उस तरह की नगरी को डेवलप करने के लिए, जहां औद्योगिक संभावना भी होंगी, जहां व्यापारिक संभावना भी होंगी, जहां आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से तो लोगों को जीवन का कल्याणकारी स्थान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो सारी संभावनाएं जो अपेक्षित हैं, जो लोग चाहते हैं, वो सब अयोध्या में डेवलप होने जा रही हैं। साक्षी, बहुत सवाल एक होता है, जवाब समाहित होते हैं, तो ये चर्चा का दौर लगातार बहुत लंबा चलने वाला। मैं एमएलसी हैं आप, अवनीश सिंह से बात करूंगा। अवनीश सिंह एक पढ़े लिखे युवा वर्ग और राजनीति में आए हुए एक व्यक्ति, इनका सोचने का तरीका एक अलग विचारधारा रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जब मैं सवाल कर रहा था कि पर्यटन की दृष्टि से किस दिशा में जा रहा है उत्तर प्रदेश, आपका कमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और उत्तर प्रदेश को पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने में लगे हुए हमारे माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इतने कम समय में वर्षों की जो जड़ता थी उसको दूर किया है आपने। और आपके सवालों के आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए, जब आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या ही सिर्फ नहीं आते, अयोध्या के साथ काशी भी जाते हैं आप। काशी के दर्शन करने के बाद आप मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा से निकलने के बाद अगर आपके मन में उत्तर प्रदेश को जानने की और इच्छा होती है तो नैमिष की धरती पे पहुंचते हैं। नैमिष की धरती का भी विकास हो रहा है। तो इस तरह से एक तो सांस्कृतिक रूप से पर्यटन स्थलों की बात, दूसरा उत्तर प्रदेश में आने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसके गांव के पास के मंदिर का भी डेवलपमेंट हो गया है। जो हमारी आस्था के केंद्र, बचपन में मैं सोचता था, जैसे हम लोग जब कभी घर वालों के साथ मंदिर जाते थे तो मैं सोचता था कि हम लोग साल में जब मौका मिलता है तो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों की ऐसी अव्यवस्था क्यों? ना वहाँ टॉयलेट्स होते थे, ना वहाँ पानी की व्यवस्था होती थी, ना वहाँ रुकने की व्यवस्था होती है, और तो और ना वहाँ जाने की सड़कें तक नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी उपेक्षा के शिकार हुए उत्तर प्रदेश के हर स्थान को माननीय मंत्री जी ने डेवलप कराया है। योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है वो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। युवा होने के नाते मेरी जब युवाओं से चर्चा होती है, जैसा मैंने कहा ना कि मेरे मन में भावना थी कि ये मैं जब अयोध्या जा रहा हूँ या जब मैं काशी जा रहा हूँ तो काशी जाने का रास्ता तो ठीक ही करा सकते थे सारे विवादों के बावजूद भी, तो रास्ता भी आपने ठीक नहीं कराया। तो वो सारा काम इस योगी जी की सरकार में हुआ है। और जैसे आपका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के मन की बात, तो उत्तर प्रदेश के मन में मोदी है और दिल में योगी है। क्या बात है अवनीश जी, यही जानने की कोशिश लगातार हम अलग अलग तमाम शहरों में कर चुके हैं। करीब ये 22वां कार्यक्रम 24वां कार्यक्रम है, टीम कंफर्म कर देगी, आई थिंक 24वां कार्यक्रम है ये। ठाकुर जयवीर सिंह जी, क्योंकि अहम हो जाता है, पर्यटन मंत्री हैं आप, एक नारा बड़े लंबे समय से चलता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी मथुरा काशी बाकी है। तो आपने कहा विकास तो हो रहा है, लेकिन ये बाकी कहाँ है? क्या कमी रह जा रही है अभी इन दोनों जगह में जो लोग ये ऐसे नारे लगा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं
कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन का काम लगातार आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, और जिस तरीके से लोगों को आत्म स्वाभिमान की आज एहसास खुद को हो रहा है, निश्चित रूप से ऐसा विषय है जो लंबे समय तक भारतीय परंपरा, संस्कार, आदर्शों, जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारत, जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं, तो इन चीज़ों से ही विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। और आने वाले समय में भारत हमारी स्वदेशीकरण के साथ, सनातन संस्कृति के साथ हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक समरसता तो इसी से बनेगी। अन्यथा तो हमारा जितना भी समाज था वो कहीं न कहीं जातियों के आधार पर, उपजातियों के आधार पर वर्ग में भेदभाव करने का राजनीतिक प्रयास किए गए, उसका परिणाम कहीं न कहीं टूट फूट भी था। और जब हमारे सामाजिक टूट फूट होती है तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे को क्षति पहुंचती है। ये सब काम लगातार अब हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक सोच और भारत की सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम था, उसमें आप देख रहे हो कि जो जब से मोबाइल का जमाना आया है, उसके बाद लोग गांव में, हर गांव में पहले आप देखते थे कि सुबह शाम बैठ के लोग भजन, कीर्तन, अलाव पे बैठ गए, कहीं बैठ गए, ढोलक मजीरे लिए और अपना शुरू हो गया। वो प्रथा, वो परंपराएं, वो जीवन शैली लुप्त प्राय होती आ रही थी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि कम से कम जो हमारी परंपराएं हैं वो संवर्धित कैसे हों, कैसे बचाएं। पूरे प्रदेश की सभी गांव सभाओं में, सभी ग्राम पंचायतों में 5-5 वाद्य यंत्रों की किट, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, घुंघरू, ये हाथ से बजाने वाली खड़ाऊं, ये सब मिला के 5-5 वाद्य यंत्रों की किट हर न्याय पंचायत पर, हर ग्राम सभा पर पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध, और हमने बांटी। उस दिन सारे प्रदेश के 575 सभी कमिश्नरी के ग्राम प्रधान बुलाए, एक कार्यक्रम हुआ और हर गांव सभा पर एक वाद्य यंत्रों की किट पहुंचाने का काम किया, ताकि हमारी भारत की परंपराएं मूल गांव के अंतिम छोर तक, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का सपना पूरा कर सकें। ये हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत आज आप देख रहे होंगे, पिछला चुनाव हुआ तो यूपी के मन में क्या है आपने देखा, पूरा एक तरफा आदरणीय मोदी जी की 2019 में समर्थन मिलने का काम हुआ। 22 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूर्ण बहुमत के साथ इतिहास सारे तोड़ते हुए हम दोबारा रिपीट हुए हैं। 2024 में तो पूरे देश ने निर्णय ले लिया है। यूपी का निर्णय है कि 80 से 80 और देश का निर्णय है कि इस बार 400 पार। यह है यूपी के दिल में, यह है देश के दिल में। क्या बात है ठाकुर जयवीर सिंह जी, क्योंकि सामने लोकसभा इलेक्शन है। अगर मेरे मन का सवाल है, ये मंच नेशनल है, मन का सवाल ये कि अगर ठाकुर जयवीर सिंह को लोकसभा का टिकट दिया जाए तो वो कौन सी सीटें होंगी जहां से आप प्रेफर करेंगे? पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। पार्टी जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी देगी वो उम्मीदवार के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करेगा, ये भरोसा है। आप फिरोजाबाद से आते हैं, आपका मूल निवास फिरोजाबाद से है, आपका विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी है जी। तो बड़ा ये गढ़ है, माना जाता था एक समय, और अभी भी कहा जाता है उनकी तरफ से या किसी की तरफ से जो भी खबरें आती हैं कि ये गढ़ समाजवादी के कहे जाते हैं। देखिए, वैसे तो अगर ऐसे जोड़ेंगे एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इन जिलों में यही गढ़ है समाजवादी पार्टी का। और माननीय मोदी जी और योगी जी की कृपा से इन जिलों में अकेला मिनिस्टर हूं मैं, कोई दूसरा मिनिस्टर नहीं है। और ये कार्य क्षेत्र भी मेरा अभी से नहीं, 20 साल से 25, अब तो मेरा 30-32 साल से लगातार हम लोगों का यही कार्य क्षेत्र रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं चर्चा नहीं करता इसकी, कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से अब तक इनके ही सगे रिश्तेदारों से सीधा टकरा हुआ है। और ईश्वर की कृपा से गांव के प्रधान से लेके, ब्लॉक प्रमुख से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लेके, एमएलए से लेके सारे चुनाव में इनके समधी, समदेन, दमाद, इन्हीं को ला के हम चुनाव जीतते रहे।
तो इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। जिस कार्यकर्ता को जहां जिम्मेदारी पार्टी करेगी वो वहां चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी में 100% परिणाम 80 के 80 जीतने का काम कमल करेगा। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त यूपी करेगा। जयवीर सिंह जी, आप लगातार पर्यटन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उस बीच पर्यटन के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया जा रहा है और पर्यटन कई मायनों में बढ़ा भी है, और आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, तो क्या आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि हिल स्टेशंस का रुख, क्योंकि ज्यादा पर्यटक करते हैं, इस बीच उत्तराखंड को छोड़ के आगे उत्तर प्रदेश पर्यटन की नगरी में निकलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो आपको बता दूं, तमाम प्रदेश ऐसे हैं जिनका पूरा राजस्व पर्यटन से चल रहा है। तमाम ऐसे देश हैं जिनका राजस्व पर्यटन सबसे बड़ी आमदनी के रूप में उनका राजस्व को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपार बहुत संभावना है, जहां पर्यटन की दृष्टि से राजस्व की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पर्यटन एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। और खास रूप से यदि हम बात करें तो कोरोना काल के बाद जिस तरीके से लोग अपनी सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने ऐसे डेस्टिनेशन तय किए हैं। बल्कि उसके लिए एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है। जो इको टूरिज्म बोर्ड के मार्फत एक IAS अधिकारी भी हमने उसमें तैनात किया है, जो उन संभावनाओं को, जो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं, वेलनेस सेंटर, हेल्थ टूरिज्म के लिए, वेलनेस टूरिज्म के लिए किस तरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को डेस्टिनेशन को चिन्हित करने का काम हो रहा है। और उनको बेहतरीन डेवलप करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, हमारा परिवहन विभाग, वन विभाग, ये 7 विभागों को उसमें जोड़ा गया है, जिनको जोड़ करके ये बेहतरीन सुविधाएं दे करके हम लोग थेरेपी, आज जाते हैं लोग कर्नाटक में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहां जाके थेरेपी कराते हैं। 10 दिन का कोर्स, 8 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हम आने वाले समय में बहुत जल्दी इन सारी चीजों को लोग पंचकर्म, सत्कर्म ये यूपी में होंगे। और लोग अपने जीवन का एक आनंद प्रकृति के साथ जुड़ करके लेने का काम, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, अपने जीव जंतुओं के साथ जुड़ेंगे और अपने आनंद में 1 हफ्ता 10 दिन अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाएंगे। ऐसे डेस्टिनेशन बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। और हम पुनः आपको कह रहे हैं कि यूपी को पर्यटन की दृष्टि से एक बेहतरीन डेस्टिनेशन, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व की संभावना होंगी, वो प्रदेश होगा जो बहुत बड़ा राजस्व यूपी के राजकोष में देने का काम करेगा। अवनीश जी, क्योंकि लगातार मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि युवा हैं और युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं आप। जब 2024 में 80 सीटों की बात की जाती है, युवाओं का क्या मत है इंटरनली बताना आप, एज ए MLC और बीजेपी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग बताइएगा आप कि युवाओं का रुख किधर है इस बार 2024 को लेकर। देखिए, मैं जब भी बात करता हूं तो दिल से बात करता हूं, ये आप जानते हैं मेरे बारे में। युवाओं का जो मत था 2014 से पहले, देश में एक अजीब सी धारणा थी कि इस देश में अब कुछ नहीं हो सकता, हमको अगर कुछ करना है तो देश से बाहर जाना पड़ेगा। उस भावना से आज युवा बिल्कुल बाहर निकला है। और उत्तर प्रदेश का युवा, मुझे लगता है, आप जब कल्पना करते हैं तो, जब हम लोग चर्चा करते हैं कभी कभी, तो ये चर्चा होती है कि गांव में मनरेगा के मजदूर नहीं मिल रहे। इस बात का मतलब अगर निकालने की कोशिश करिए तो आप समझने का प्रयास करिए कि जब हमारे पास जो गारंटी थी रोजगार की, उस गारंटी के लिए लोग नहीं आ पा रहे, इसका मतलब उनको कहीं और रोजगार मिल जा रहा होगा। तो 230-32 रुपए की मजदूरी के बजाय उनको 300-350 रुपए की सामान्य लेबर को मजदूरी मिल रही है। तो वो स्थिति। और दूसरी स्थिति, जब आप युवा को इस बात से बाहर निकाल लेते हैं कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जब युवा देखता है, आज हम जैसे युवा जब उनको देखते हैं तो प्रेरित हो जाते हैं कि अगर मैं 2 घंटे काम कर रहा हूं तो मैं 4 घंटे काम करूं, और मैं 4 घंटे काम कर रहा हूं तो मैं 8 घंटे काम करूं। और निश्चित तौर पर ये जो
मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को मोटिवेशन दिया है, इससे देश का युवा जागरूक है। मुझे लगता है कि आप केवल और केवल नेताओं की बात मत करिए, एक सामान्य युवा के साथ बैठ के जब चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो उसको रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने नया पोर्टल शुरू किया है सूरज के नाम से। एक कितनी अच्छी सोच है उसके पीछे, आप अगर कल्पना करेंगे तो समझ पाएंगे कि आप बैंक में पहले अप्लाई करते थे लोन के लिए, छोटे से लोन के लिए, तो आपको दसियों जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। हो सकता है बैंक मैनेजर ही कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता आपके साथ। लेकिन वो नेशनल पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद उसकी भी प्रतिबद्धता है कि उस पोर्टल पर जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है उसका तय समय सीमा में उसको लोन दें। तो आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप लोन अप्लाई करिए और अपना रोजगार शुरू करिए। तो ऐसे विभिन्न तरीके के अवसर, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करके मुझे लगता है युवा उत्साहित है। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद ये देश जो प्रधानमंत्री जी ने कल्पना करी है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, तो ये भारत विकसित राष्ट्र के रूप में आपको दिखाई देगा। और जैसे ना कहते पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, मैक्सिमम एक्सप्रेस वाला प्रदेश, मैक्सिमम एयरपोर्ट वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां नैक में ए ग्रेड से एक्रेडिटेड मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के जब काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो जो विकसित भारत की बात हो रही है, मैक्सिमम सीटों वाला प्रदेश, डेफिनेट सी बात है, हमारी मैक्सिमम आबादी वाला प्रदेश। तो जैसे हम जब मुख्यमंत्री जी ने मन में ये कल्पना करी ना कि हम अपनी जनसंख्या को एसेट के रूप में यूज करेंगे, लायबिलिटी के रूप में यूज नहीं करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में अपनी जनसंख्या को एसेट के रूप में उपयोग कर रहा है, जिससे सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में दौड़ी चली आ रही। अब निवेश देखेंगे ना तो आंकड़े, आपको जो आंकड़े हैं सरकार के, ये आंकड़े जो निवेश के हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार यही वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 से पहले हुआ करता था, जहां हम लोग ढूंढा करते थे कि एक आध कोई एमएनसी आ जाए जिसमें हम लोग नौकरी कर लें। तो अब एमएनसीओं की कतार दिखती है उत्तर प्रदेश में। तो ये बदला हुआ योगी जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ यूपी मैक्सिमम, आपने जैसा कहा यूपी मैक्सिमम है, यहाँ 80 सीटें हैं, यहाँ आबादी भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम की बात की जाती है तो जिम्मेदारी भी मैक्सिमम हो जाती है। ठाकुर जयवीर सिंह जी से सवाल है मेरा। दुनिया का छठा देश है ये। क्या बात। तो सवाल ये है ठाकुर साहब, सवाल आपसे ये है कि एक बात कही जाती है कि विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष ऐसा कहता है कि कहीं ना कहीं मंदिर का कॉपीराइट बीजेपी वाले लेकर बैठे हैं। आपकी सरकार है यहाँ पर, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसको लेकर? मुझे लगता है कि आजादी से लेके 2024 तक राम मंदिर की ही बात कर लें तो अवसर क्या उनको नहीं मिला? क्या कर सकते थे, करना चाहिए था। पूरे देश की भावनाओं का, दुनिया की भावनाओं का, सनातन परंपराओं के मानने वाले देश और दुनिया के लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? ये तो संकीर्ण सोच, केवल तुष्टीकरण, एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने की राजनीति, यही तो करते रहे। देश को केवल उतना ही दो गरीब को जितने में मजदूरी से बाहर ही नहीं आ पाए, वो सोच ही नहीं पाए, यही तो करते रहे। लेकिन आज लोग अपने को बहुत ठगा हुआ था, पुराने जमाने का महसूस कर रहे हैं कि हमने काफी लंबे समय तक ठगा गया, हर क्षेत्र में ठगा गया। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, अवसर दिया है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, और उस अवसर को धरातल पर उतारने का काम भी हो रहा है। आज देश और दुनिया की, अरे कभी उत्तर प्रदेश के लोग सोच सकते थे कि 40 लाख करोड़ से ऊपर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रस्ताव कभी उत्तर प्रदेश में कोई कल्पना कर सकता था? एक साथ एमओयू होने का काम हुआ, और एमओयू जब हुआ उसके बाद यही विपक्ष के लोग रोज आरोप लगाते थे साहब धरातल पे कितना उतरा, योजना धरातल पे कितनी आई। लेकिन उस दिन उसका जवाब मिल गया जब आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 10 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं का एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यूपी की लखनऊ की धरती पर होता है। यह है नया उभरता, दमकता, चमकता उत्तर प्रदेश। यह है हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश। यह है नए कलेवर में उत्तर प्रदेश। और मैं समझता हूं
कि हमारे उत्तर प्रदेश जो नया कलेवर में है, इसमें चाहे गांव का मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, या वो लोग जो लंबे समय से उपेक्षित थे, जिनको घर नहीं मिला, झोंपड़ी में रहते थे, जिनको पेयजल के लिए शुद्ध पानी नहीं मिला, जिनको रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया, जिनको कभी जीवन में स्वच्छता के लिए जाती थी महिलाएं जंगल में, उनको इज्जत घर मिला, ये कभी कल्पना नहीं की वो काम इस सरकार में हुए हैं। तो क्यों नहीं लोग चाहेंगे कि आदरणीय मोदी तीसरी बार बने? क्यों नहीं चाहेंगे लोग कि भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार देश और प्रदेश में राज करे? क्योंकि लोकहित, जनहित और लोकहित जनहित के साथ इन लोक कल्याणकारी योजनाओं तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चाहे ग्लोबल लीडर बनता हुआ भारत हो, चाहे आर्थिक रूप से उभरती हुई नई व्यवस्था का भारत हो, हर क्षेत्र में भारत ने जिस प्रकार से इन 10 सालों में जो तरक्की की है, एक नया रास्ता चुना है। आज भारत की आवाज को विश्व का बड़े से बड़ा देश दबा नहीं पाता, आज भारत की आवाज को दुनिया सुन रही है। कैसे पहले कभी सुना था? 8 लोगों को फांसी की सजा होती है, 6 महीने में भारत वापस आ जाते हैं। आज तमाम घटनाएं विश्व पटल पर हो रही हैं जहां भारत की एक आवाज को पूरा सुनने का मादा दिखाई पड़ता है। G20 होता है, G20 में भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका में अपनी महती भूमिका का और व्यक्तित्व निखार का काम करता है। आज आप देख रहे होंगे हमारा चंद्रयान 3, जहाँ पहले पश्चिम वाले जो विकसित देश हैं भारत को कहते थे ये सपेरों का देश है, ये तो भिखमंगों का देश है, ये आरोप लगाते थे, इस तरह की कमेंट करते थे। लेकिन जब देखा आपने कोरोना काल आया तो बहुत कम समय में एक नहीं 2 वैक्सीन दे करके भारत ने न सिर्फ अपने देश के लोगों की जान बचाने का काम किया, बल्कि 100 से ज्यादा मित्र राष्ट्रों को अपनी वैक्सीन भेज के उनको जीवन को बचाने का काम किया। चंद्रयान 3 की यात्रा कोई नहीं कर पाया। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश। इसका मतलब आज भारत भिखमंगों का देश नहीं, तकनीक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया के किसी विकसित देश से पीछे नहीं है। ये भारत ने सिद्ध कर दिया है। अब भारत पुराना भारत नहीं, उभरता, दमकता, चमकता भारत है जो विश्व की अगुवाई करने की हैसियत रखता है, विश्व गुरु बनने की हैसियत रखता है। और ये आज बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जिस ब्रिटेन ने हम पे राज किया लंबे समय तक, सब चर्चा करते हैं कि उस ब्रिटेन के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इतना देशों पे, इतने बड़े भूमंडल पर उसका राज था कि वहां कभी सूरज नहीं डूबता था। उस ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बन के उभरा है। इससे ज्यादा गौरवान्वित चढ़ने वाले क्या हो सकते हैं? और उससे भी ज्यादा गौरवशाली क्षण ये है कि उस ब्रिटेन पर राज हिंदुस्तान का खून कर रहा है। ब्रिटेन का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री आज भारतवंशी है। इससे ज्यादा फक्र और गौरव की बात क्या होगी? और मैं समझता हूं कि अब भारत का भविष्य है। अब भारत दुनिया का लीडर बनेगा, ग्लोबल लीडर भारत बनेगा, अगुवाई करेगा। और हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने आदर्श, अपने सनातन मूल्यों आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लीड करने का काम करेंगे। ये है भारत। अब आपने 80 सीटें तो पूरी भाजपा को दे दी, तो ये इंडिया गठबंधन कुछ ले जाएगा नहीं? इसका कुछ महत्व है पूरे देश में? निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष का होना आवश्यक है, अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सत्ता और शासन के लिए पब्लिक ने अभी पूरा मूड बना लिया है कि आदरणीय मोदी जी को देने वाले हैं। वो अपना काम करें, लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका है, अपना काम करें। हम लोगों को झूठे साचे आरोप लगा के गरियाने का काम कर रहे हैं, कराते रहेंगे, उतना ही पब्लिक हम लोगों के साथ है। अब आप करीब 400 प्लस सीटें तो आप ले गए, उनके खाते में कुछ तो डालेंगे? उनके खाते में शेष बची तो 543 है ना, तो शेष है तो उतना काफी है उनके लिए। फिर आप कहेंगे विपक्ष मजबूत नहीं है? नहीं, विपक्ष तो मजबूत तब बनेगा जब विपक्ष की वास्तविक जो जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो भूमिका है
उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे, जन समस्याओं को रखेंगे, रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका में आएंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है कि सरकार कई त्रुटियां और गलतियां करे, उस पर उनका ध्यान आकर्षण करके उन त्रुटियों को, गलतियों को सुधरवाने के लिए अपना सही आईना दिखाने का काम करें। यह मजबूत विपक्ष की भूमिका है, तो इसको वो करती रहेंगी तो हो सकता है कभी नहीं तो 150 साल बाद कभी शायद नंबर लग जाए। राहुल जी के करीबी व्यक्ति से मेरी पिछले दिनों बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय यात्रा निकल रही है ना, राहुल जी का जबरदस्त प्रभाव है उसका, जो 80 सीटों पर पड़ेगा। तो कितनी मानते हैं राहुल गांधी को, कितनी दे देंगे सीट अपनी तरफ से आप? वो तो दिखाई आपको पड़ा होगा, या न्याय यात्रा तो निकल गई ना राहुल जी की, तो वो तो दिखाई पड़ा ही होगा आपको। उसके बाद आपको पूरा उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा होगा प्रदेश भर में। चलिए, अच्छा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सबका अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार सीएए जिस तरीके से लागू हुआ है, जबकि सीएए की परिभाषाएं अलग हैं। पहली बात तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, सीएए के मार्फत वो लोग जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उत्पीड़ित थे, और खास रूप से गैर मुस्लिम, जिनका उत्पीड़न करके बेचारे अपने भाग के हिंदुस्तान में, अपने मातृ देश में अपनी शरण लेने का काम किए, अपना और अपने भविष्य, परिवार का भविष्य अंधेरे में था, ऐसे लोग जो बेचारे निरीह प्राणी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या उनको शरण दे करके, उनको अपनी नागरिकता दे करके, अपने देश में नागरिकता दे करके उनको सम्मान से जीने का हक, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का हक करना कोई पाप था क्या? वही तो सीए है। हम किसी की नागरिकता थोड़ी ले रहे हैं, हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान सीए में नहीं है, ये मैं साफ कर दूं। और इससे लोगों की भलाई, लोगों का कल्याण, और जो आए हुए हमारे ही परिवार के लोग, जो हमारे ही अपने हैं, उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक देने का काम सीए के द्वारा किया जा रहा है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अवनीश सिंह जी, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अहम होता है, सीए लेकर तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। दिल्ली में एक झुग्गी झोपड़ियाँ थी जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहते थे। उनकी स्थिति अगर आप देख लेते तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं उनको देखकर। गलती क्या थी उनकी कि वो पाकिस्तान छोड़ के, हिंदू भाई थे और हिंदुस्तान में, भारत में वो आ गए थे। तो ऐसे लोग जो बाहर से विस्थापित होके आए थे, उनको अगर सीए के कानून आने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल रही है, तो मुझे लगता है इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। और हमारे गृहमंत्री जी ने कहा भी है, मजबूत गृहमंत्री जी हमारे हैं, जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं वो। और सीए के माध्यम से जो परेशान लोग थे, हिंदू, जैन, सिख, जो उन देशों के अत्याचार से छोड़ के आए थे, आप उनसे पूछने तो कोई जा नहीं रहा। जो यहाँ सीए के विरोध की बात कर रहा है वो पाकिस्तान तो एक बार भी नहीं गया उनसे पूछने कि वहाँ जो हिंदुओं की संख्या थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद हिंदुओं की संख्या वहाँ घट क्यों गई? कोई पूछने गया उनसे? एक भी व्यक्ति जो यहाँ सीए के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा, अभी दानिश भाई अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि तालीम नहीं दी गई। तो तालीम जिनको नहीं मिली वही ऐसी बात करेंगे, जिनको तालीम मिली है वो सीए का विरोध कर ही नहीं सकते। तो मेरे जहन में ये सवाल हमेशा रहता है, पिछली बार दानिश भाई से मैंने पूछा था, आपको ध्यान हो तो, कि यार जब बात करते हैं कि एक समुदाय विशेष का नेतृत्व भाजपा में कितना है, आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो अगर उनको गिना जाए उस समुदाय, उसको आपको सीटों की बात कर ली जाए कि जैसे 80 सीटें आपकी लोकसभा में, कितने उस समुदाय से हमने टिकट दिए, तो वो सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है और मैं पूछता भी हूँ। और इस बार आपसे, दानिश जी से पिछली बार पूछा था, आपसे जवाब लूंगा कि ये काउंटिंग कितनी है भाजपा के अंदर एक समुदाय विशेष की, जो उनको नेतृत्व मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
जाति धर्म में भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास ही नहीं करती। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना बार बार, भारत में युवा है, भारत में महिला है, भारत में किसान है, भारत में गरीब है। ये चार प्रमुख जो लोग हैं, इनको केंद्र में रख के राजनीति होती। तो आप लोगों को पहचानिए, जिसके अंदर प्रतिभा हुई। सम्मानीय मंत्री जी ने अभी कहा ना, कमल का फूल हर सीट पे खिलने वाला है। तो जिसके अंदर प्रतिभा होगी, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं को आगे आने से कोई रोक नहीं पाता है। तो जहां प्रतिभा होगी वो आगे आएगा। उसमें जाति और धर्म का मुझे तो नहीं लगता कोई महत्व है। मैं भी पहली जनरेशन का पॉलिटिशियन हूं। मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं करी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के 7 जिलों का एमएलसी वाला चुनाव पार्टी ने मुझे जितवा के एमएलसी बना दिया। तो जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए समर्पित रहेगा, और पार्टी के लिए वही समर्पित रह पाएगा जो देश के लिए समर्पित होगा। तो देश के लिए समर्पित युवा अगर राजनीति में आता है तो उसको जरूर अवसर मिलता है। ठाकुर जयवीर सिंह जी, इसमें एक चीज और जोड़ दे रहा हूं अवनीत भाई के साथ। आप जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, महिला कल्याण की जो हमारे माननीय एमएलए साहब ने बात की है, तो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित तो मुस्लिम महिलाएं ही हैं, जिनको 3 तलाक कह करके निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। आज पूरे देश की मुस्लिम समाज की महिलाओं को न्याय देने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी ने किया है, जिनको आज सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिला है। और मैं समझता हूँ पिछले चुनाव में भी मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन के रूप में मिला था। और अगले चुनाव में देखिए ना 24 में मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठाकुर जयवीर सिंह जी कद्दावर मंत्री हैं और सत्ता में मजबूत पकड़ रखते हैं, सत्ता और संगठन दोनों में। तो विपक्ष कहता है कि एक राम मंदिर का धमाका था, दूसरा सीएए का धमाका है। 16 तारीख के करीब में या उसके बाद 1-2 दिन में आचार संहिता लगने, उससे पहले कोई और धमाका है जो करने वाली है भाजपा? आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आए दिन जन कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के नागरिक, देश की गरीब वर्ग के लोग और देश के किसानों के लिए आए दिन धमाके ही होते रहेंगे, ये आश्वस्त करते हैं आपको। क्या बात है। एक अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा। जयवीर सिंह जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके तहत जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे हमने ये किया है, आप मुझे वोट दीजिए? अब 5 क्यों, ऐसी एक बात आप बता दो। आदरणीय योगी जी और मोदी जी के 10 साल और 7 साल के कार्यकाल में जो हमने पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से देश और प्रदेश की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए न की हो, देश के सम्मान न की हो, वो 5 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया उत्तर का प्रत्युत्तर। अवनीश जी आपसे, क्योंकि फाइनल है, आपको कोट करिए कि कौन सी 5 बातों के बीच जनता के बीच जाने वाले हैं आप कि मुझे वोट दीजिए? गिनती में अगर आप हमको रोकेंगे तो शायद बांध नहीं पाएंगे। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ना अभी कि आप बता दिए हमने क्या नहीं किया। हमने युवाओं के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए वो सारे काम किए हैं जो किए जा सकते थे, और जो नहीं किए जा सकते थे उनको करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। किसानों के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो या किसानों का जीवन सुधारने की बात हो, उसका काम हमने किया। गरीबों को राशन देने के साथ साथ उनको आवास देके, उनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं देके जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया। और जो छूट गए हैं, जो कहीं किसी वजह से छूट गए, उनको भी हमने अभी विकसित भारत यात्रा के माध्यम से चिन्हित किया है कि उनके लिए भी प्रयास करेंगे। तो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, तो ये सरकार मुझे लगता है नारी शक्ति के सम्मान के लिए इस सरकार ने जितने कदम उठाए उतना अगर पिछले किसी सरकार ने उठा दिए होते तो शायद मुझे लगता है कि जो लैंगिक भावना की बात चलती थी वो चलती ही नहीं भारत में। 33% आरक्षण देने का काम हो, चाहे उनको सम्मान देने का काम हो, चाहे मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र उठा लिए तो ये 4 प्रमुख जो वर्ग हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, इन चारों के लिए जितना कुछ भी आपके मन में आता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं, हमारी सरकारों ने वो काम किए है। और जो कुछ छूट गया है हम आगे आने वर्षों में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। तो भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा,
भारत देश का नेतृत्व पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश का नेतृत्व करेगा। यही मेरी क्लोजिंग कमेंट है के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा, भारत के मन में मोदी और उत्तर प्रदेश के दिल में योगी, इसको लेके हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि बहुत ही सरलता। सर का एक कमेंट अभी रह गया, कुछ कहना चाह रहे थे आप। बैठिए, देखिए सामने आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय मंत्री जी भाई, अगले आने वाले समय में आप ही सभी राजनीतिक देश के निर्णय में 33% MLA MP तो बनने जा रही हैं। क्या बात, कितना सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही परिपक्व राजनीतिक गलियार जैसे होते हैं ना, कि एक परिपक्व राजनेता होता है, उनसे सवाल आप कुछ भी पूछिए, जवाब बहुत सटीक सधा हुआ आएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सवालों के जो आड़े थे टेढ़े थे, आपने बहुत सरलता से उनका जवाब दिया। अपनी जी आपने भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बस गुजारिश कि इस बार 400 पार। साक्षी जी, मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर जयवीर सिंह जी से कि आप मंच पर बने रहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी मौजूद हैं, आप मंच पर आइए। और हमारे कुछ गणमान्य मेहमान, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और आपके द्वारा उनको सम्मानित करना चाहूंगी, क्योंकि उनका योगदान विकास की ओर काफी सराहनीय है। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया को, अध्यक्ष करनी सेना। और जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ में डॉक्टर समीर भाटी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हेल्थ एक्सपर्ट हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब की तरफ से। डॉक्टर समीर भाटी, हेल्थ एक्सपर्ट, स्टार इमेजिंग पैथ लैब डायरेक्टर। और इसके साथ ही मैं करण बादब्याल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लगातार समाज की ओर कार्य ये कर रहे हैं। मिस्टर करण बादब्याल जी, आपको भी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मिस्टर आदर्श पाठक, डायरेक्टर टेकहॉक सॉल्यूशन, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो ये वो हमारे गणमान्य मेहमान जो कि लगातार उत्तर प्रदेश को एक बेहतर राज्य बनाने की ओर अग्रसर काम कर रहे हैं। इस बीच आदर्श पाठक, डायरेक्टर टेकहॉक सॉल्यूशन, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका योगदान सराहनीय है। और इसी के साथ में मिस्टर विवेक पांडे, डायरेक्टर RHL ट्रैवल एंड हॉलिडे लखनऊ, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर विवेक पांडे, डायरेक्टर RHL ट्रैवल एंड हॉलिडे लखनऊ, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर सुशील वाधवानी जी को, डायरेक्टर भाटू मोबाइल। मिस्टर सुशील वाधवानी जी, डायरेक्टर भाटू मोबाइल, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए मिस्टर मयंक शर्मा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राधेश्याम कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी जिनके द्वारा हजारों बेटियों के पिता का कर्तव्य निभाया गया, फिरोजाबाद से हमारे बीच में मौजूद है। मिस्टर मयंक शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और इसी के साथ में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर उदित गर्ग मानू को, वरिष्ठ समाज सेवी, फिरोजाबाद।
और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अवनीश श्रीवास्तव को। हमारे बीच में मिस्टर जयवीर सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मैं अवनीश श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपने अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच मोहम्मद इफ्तालिब शेख को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर सुमित अवस्थी यूपी हेड एंड दाऊद अहमद सिद्दीकी मार्केटिंग हेड यूपी, आप दोनों से भी मेरा विनम्र निवेदन होगा आप मंच पर आइए। और इसी के साथ में मिस्टर देवाशीष शर्मा ब्यूरो आगरा मंडल को बुलाकर मैं चाहूंगी कि उन्हें भी यहां पर सम्मानित किया जाए।